नमस्कार। यदि जीवन में अपना लक्ष्य स्पष्ट हो और उसके लिए सटीक रणनीति बनाई गई हो और मन और मस्तिष्क में उस लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प हो, तो इस संसार में कोई भी कार्य कठिन नहीं रह जाता। आज हम आपसे मिलवा रहे हैं ऐश्वर्या दुबे को। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से एमएससी किया और जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहां से तय किया कि कंप्यूटर साइंस के अलावा भी समाज सेवा का या इस देश की जनता की सेवा के लिए एक रास्ता चुना जा सकता है, और वो है यूपीएससी का। कहाँ से उन्होंने ये तय किया, कैसे उन्हें यूपीएससी की प्रेरणा मिली, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, जो अनेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए प्रेरणादायी होगा। 2020-21 में उन्होंने ये अपना लक्ष्य तय किया कि मुझे यूपीएससी की ओर जाना है, और 2023 में उन्होंने इसको क्रैक किया, इसमें सफलता प्राप्त की। हम बात करते हैं सीधे ऐश्वर्या से, 2023 में जिन्होंने यूपीएससी में सफलता प्राप्त की और उन्हें आईएएस प्राप्त हुआ। तो हम बात करते हैं आईएएस ऐश्वर्या दुबे से। स्वागत है ऐश्वर्या। संकल्प आईएएस आगरा के साथ आपने एक यात्रा शुरू की, सिविल सर्विस में जाने का आपने तय किया था और उसमें 2023 में आपको सफलता मिली। कैसे आपको ये ध्यान में आया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, ज़रा बताइए। सिविल सर्विसेज में जाने का मन मेरा शुरुआत से ही था, क्योंकि मुझे समाज के लिए काम करना था। पर एक डर था कि अगर सिविल सर्विसेज नहीं हुआ तो मैं दूसरा ऑप्शन क्या लूँगी। तो 12th तक मतलब ये मन में था, लेकिन डिसाइडेड नहीं था और ना ही कोई गाइडेंस थी कि मैं इसे कैसे प्राप्त करूँ। तो ग्रेजुएशन के बाद जब मैं प्रोजेक्ट कर रही थी विलेज चिल्ड्रन के साथ, तो मुझे आइडिया लगा कि कैसे कंप्यूटर साइंस नॉलेज में छोटा सा इनोवेशन कितने लोगों की लाइफ बदल सकता है। और वहाँ पे मैंने एक फाइनल फैसला किया कि मैं एक अटेम्प्ट जो है वो यूपीएससी का देना चाहूँगी। एक अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट आपने दिया 2021 में और 2022 में दूसरा अटेम्प्ट दिया, जिसका रिजल्ट आया 2023 में और उसमें आपको सफलता मिली। संकल्प के साथ जो आपकी संकल्प आईएएस आगरा के साथ जो आपकी शुरुआत हुई, उसके बारे में थोड़ा हमारे एस्पिरेंट्स को बताएं कि कैसे वहाँ पर संपर्क हुआ और कैसे वहाँ पर आपको माहौल मिला, कैसे वहाँ के फैकल्टीज़ ने आपको सुविधाएं प्रदान की या आपका मार्गदर्शन किया, या उनसे क्या लाभ आपको मिला, ज़रा वो बताइए। जब 2019 के एंड में मैंने ये फैसला किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मुझे यूपीएससी के बारे में कोई आइडिया नहीं था और मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। तो उस समय मुझे संकल्प आगरा के बारे में पता चला। ये पापा के थ्रू मुझे पता चला था कि ऐसा कोई इनिशिएटिव आगरा में चल रहा है, क्योंकि मैं दिल्ली जाना नहीं चाहती थी। और मैं उसकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पर आगरा से ही सिलेक्टेड अभिनव त्यागी जी का लेक्चर था, और उससे मुझे मोटिवेशन मिला और ये विश्वास हुआ कि संकल्प आईएएस आगरा के थ्रू मैं भी क्लियर कर सकती हूँ। तो मैंने अपना पूरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके संकल्प आईएएस आगरा ज्वाइन किया 2019 एंड में, और 2020 मिड तक मैंने उससे पढ़ाई की और कई सारे सब्जेक्ट्स में मुझे उसकी हेल्प हुई। सीसेट भी मेरा वहीं पर कवर हुआ और एथिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में मेरी बहुत हेल्प हुई। और संकल्प का साथ सिर्फ प्रीलिम्स तक नहीं था, मेंस में भी टेस्ट सीरीज में बहुत हेल्प हुई और इंटरव्यू में उनका बहुत बड़ा योगदान था मेरे सक्सेस में। बहुत अच्छा, यानी संकल्प का इस सक्सेस में आपकी जो सफलता है, इसमें ठीक ठाक योगदान आप मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा किसी और इंस्टीट्यूट में आपका जाना हुआ क्या? नहीं, संकल्प आईएएस के अलावा केवल संकल्प आईएएस के साथ में आपकी तैयारी हुई। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सब्जेक्टिव जानकारी की जो हमको मिले। इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या होता है, ज़रा हमारे एस्पिरेंट्स को बताएंगे, उनको लाभ मिलेगा अगर आप बताएंगे। यूपीएससी में मेनली 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जिसमें प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग होता है, बस कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मेंस में एक्स्ट्रा होते हैं। पर ओवरऑल देखें तो मेंस के 4 पेपर्स होते हैं, GS 1, 2, 3 एंड 4। जिसमें GS 1 में मेजरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी आती है और इसके अलावा सोसाइटी का थोड़ा पोर्शन है। GS 2 में हमारा पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस आता है और GS 3 में हमारा इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी,
ऑर्गेनाइज क्राइम्स आते हैं, और GS4 हमारा पूरा एथिक्स का होता है। इसके अलावा हमारा एसए का एक पेपर होता है, और हिंदी और इंग्लिश हमारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाइंग होते हैं। और आपको एक ऑप्शनल चूज़ करना होता है जिसके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, जो पूरा टोटल 500 मार्क्स का होता है। जी, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है और प्रीलिम्स में आता है और मेंस में भी वो मेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री की कोई एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहा है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, आप क्या बताना चाहेंगे? हिस्ट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि GS1 का मेजर पोर्शन वो कवर करता है। और हिस्ट्री में हमारे कई सारे पोर्शंस होते हैं, एंशिएंट से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस तक। तो उसमें की ये होता है कि हम सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखें, क्योंकि वो सिलेबस बहुत वाइड है। तो मैंने मेजरली NCERTs पे फोकस किया था। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न की 3 NCERTs हैं, और इसके ओल्ड NCERTs। और इसके अलावा मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। वो बहुत डिटेल में आपका कवर करता है, क्योंकि मेंस में एक मेजर पोर्शन आपका मॉडर्न हिस्ट्री का होता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए मैंने इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा पढ़ी थी। वो एक नॉवल के फॉर्म में है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड है। और अगर नहीं है तो आप स्पेक्ट्रम में भी एक पोर्शन है पोस्ट इंडिपेंडेंस का, वहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री आपको टॉपिक वाइज पढ़ना होता है, तो आप कोई भी एक बुक लेके उसके अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से हर बार 1 या 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो इन आप जितना लिमिटेड बुक्स रखोगे, उससे आप अपना हिस्ट्री पोर्शन कवर कर सकते हैं। ठीक, हिस्ट्री की अपनी बात हो गई। हिस्ट्री में जो आपने अपने लिए रणनीति तैयार की थी, उसको आप कितना मानते हो कि अगर कुछ और किया जा सकता था क्या उसमें रणनीति बनाने में, तो आपके और ज़्यादा ठीक ठाक नंबर आते, या कैसे, या ये इतने से काम चल जाएगा बच्चे का? ये वैसे इनफ होता है। इसके अलावा आप अपने आंसर्स को अच्छा करने के लिए कुछ फैक्ट्स या फिगर्स और देख सकते हैं। और हिस्ट्री में प्रीलिम्स में, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड हो रहे हैं, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री का, तो आप बहुत सारा वाइड सोर्सेज में मेरे ख्याल से मत जाएं, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सब लोग छोड़ के आते हैं। तो आई थिंक इतना कवर करने के बाद आपका हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, दूसरा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पॉलिटी, जो बहुत व्यापक सब्जेक्ट है और बहुत इफेक्टिव है, और स्कोरिंग भी सुना जाता है कि स्कोरिंग भी है। तो पॉलिटी की तैयारी के लिए आपने क्या क्या किया, ज़रा इसको बताएं। पॉलिटी के लिए मेनली मैंने लक्ष्मीकांत को रेफ़र किया था, तो उसमें बहुत वाइड कवरेज हो जाता है। और उसके अलावा मैंने कोई बुक रेफ़र नहीं की थी। इसके अलावा उसमें जो गवर्नेंस का पोर्शन है, वो मैंने कोई भी आप कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा के आप उससे कवर कर सकते हैं। और उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पोर्शन था, वो मैंने सनसेट टीवी पे डिप्लोमेटिक डिस्पैच करके शो आता है, उससे कवर किया था, क्योंकि वो उसमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती थी और आपके करंट अफेयर्स पूरे हो जाते थे। और क्योंकि पॉलिटी में करंट का बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है, तो सनसेट टीवी पे एक पर्सपेक्टिव शो भी आता है, वो भी आपको पॉलिटी में बहुत हेल्प करता है। एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपने क्या क्या किया था, इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए, उसको ज़रा बताएं। इकोनॉमिक्स का इनिशियल बेसिक पोर्शन मेरा संकल्प में हो गया था, तो बेसिक आइडिया हो गया था मुझे उसका। उसके अलावा मैंने मृणाल पटेल के नोट्स पढ़े थे इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि वो पूरा GS3 कवर कर देते हैं। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका 11th की NCERT, क्योंकि वो इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों को साथ लेके चलोगे, तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। ठीक, एक और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसके लिए थोड़ा सा बताइए कि ज्योग्राफी के लिए जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो कहाँ से तैयारी शुरू करें और कैसे उसको करें, नोट्स बनाना या क्या करना, क्या कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए? आई थिंक ज्योग्राफी के लिए जो 11th-12th की 4 NCERTs हैं वो इनफ है, क्योंकि मैंने 3 प्रीलिम्स दिए थे और 2 मेंस, 1 मेंस दिया था। तो उसमें मेरे को कोई भी क्वेश्चन NCERT के बाहर से नहीं लगा ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी की जो 4 NCERTs हैं वो इनफ है। ज़्यादातर लोग आपको GC लियोंग भी रेफ़र करते हैं, पर GC लियोंग में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अगर आप 4 NCERTs की एक लाइन समझ लेंगे, तो वो इनफ है ज्योग्राफी पोर्शन के लिए। इसके अलावा ज्योग्राफी में हमें मैपिंग करनी होती है और रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना होता है। तो वो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी से भी आप वर्ल्ड मैप या इंडिया का जो मैप है उसकी रिसोर्सेज हैं वो पढ़ लें, तो वो आपको एक एज दे देता है मेंस में। अदरवाइज जो कंटेंट है या जो मेन कोर सब्जेक्ट है, वो आपका 4 NCERTs कवर कर देती है। ये बहुत डिटेल में ऐश्वर्या ने मेन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताया है।
आपको इससे निश्चित ही लाभ होगा। थोड़ी सी एक शॉर्ट में बात कर लेंगे। कुछ अदर सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जैसे साइंस एंड टेक है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। इन सब्जेक्ट के बारे में भी कैसे बच्चे तैयारी करें और कितना सोर्सेज को इस्तेमाल करें, थोड़ा सा अगर बताएंगे तो हमारे एस्पिरेंट्स को लाभ मिलेगा। ये जो अदर सब्जेक्ट्स हैं ये आपके बेसिकली मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, ये प्रीलिम्स में कम आते हैं। तो जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उसके लिए सेकंड ARC की रिपोर्ट है, आप उसके रिकमेंडेशंस पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ब्रॉड टॉपिक्स जो होते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, वो आप किसी भी ऑनलाइन सोर्स से कवर कर सकते हैं। और आपको थोड़ा करेंट से लिंक्ड आंसर्स लिखने होते हैं, तो जैसे PM का 10 पॉइंट एजेंडा है या सेंडाई फ्रेमवर्क है, इनके आप पॉइंट्स लिख लीजिए, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये पॉइंट्स ही आपके मेन कोर पॉइंट्स बनते हैं। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल रिलेशंस, मैंने जैसे बताया, मैंने सनसेट टीवी के डिप्लोमेटिक डिस्पैच से कवर किया था, क्योंकि बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है और ये आप कोई बुक में आपको नहीं मिल सकता। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी मैंने यूट्यूब पे कुछ चैनल से कवर किया था, या फिर आप NCERTs में भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कवर्ड है, आप कोई भी एक सोर्स उठा के उसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक जो है, उसका बेसिक पोर्शन आप किसी भी कोचिंग मटेरियल का मटेरियल उठा के उससे कवर कर सकते हैं। अदरवाइज वो जो टॉपिक्स आते हैं वो बहुत डायनेमिक और करंट लिंक्ड होते हैं, तो आप जो डेली अपने न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हैं उसमें आप अलग से साइंस एंड टेक के टॉपिक्स को कर सकते हैं। और कई बार एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा वाइड कवरेज में पूरी साल भर आते हैं, जैसे मुझे अपने समय का याद है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो बहुत बार न्यूज़ में आया था, बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे। तो ये आपका साइंस एंड टेक का मेजर पोर्शन बन जाता है, तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस साल ये क्वेश्चन आ सकता है और उसको आप डिटेल में लिख सकते हो। तो आई थिंक आपका न्यूज़पेपर एक मेजर रोल प्ले करता है इन सारे सब्जेक्ट्स को पूरा करने में। ये हुई सब्जेक्ट्स की बात, काफ़ी डिटेल में बात हो गई। आपको सफलता मिल गई है ना, आप अब ज्वाइन करने जा रहे हैं सर्विस। क्या और चीज़ें अगर आप करती तो और अच्छा हो पाता, वो अगर 2-3 लाइनों में अगर आपको कहनी हो तो क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मैंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए। आई थिंक इस प्रिपरेशन में सबसे मेन होता है कि आप दूसरों की ज़्यादा ना सुनें। अगर आपको लगता है कि कोई बुक आपके लिए अच्छी है तो आप उस पर स्टिक करें, क्योंकि आपको 4 लोग 4 बुक्स बताएंगे, और अगर आप चारों बुक्स पढ़ने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्टार्टिंग में यही हुआ, जब मैंने ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने कई सारे सोर्सेज कवर किए, जिससे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। तो आई थिंक अगर वो मैंने नहीं किया होता तो शायद मेरा टाइम बच जाता। वो नहीं किया होता तो हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता मिल गई हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरे ख्याल से मेरा एटीट्यूड ही गलत था सिविल सर्विसेज को लेके, क्योंकि मुझे लगता था ये नहीं हो पाएगा। तो वो जो एटीट्यूड था उसने भी मेरा बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया था फर्स्ट टाइम। एटीट्यूड को भी पूरी तरह पॉजिटिव हाँ। रखना चाहिए कि मैं कर लूँगा हाँ। या कर लूँगी, है ना। अंतिम सवाल, इस सारे सफलता का श्रेय किसको और या किस किस को देना चाहेंगे? आई थिंक इसमें बहुत सारे लोगों ने रोल प्ले किया। सबसे पहले तो फैमिली, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उनके बिना ये प्रिपरेशन नहीं हो पाती। इसके अलावा संकल्प IAS ने भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि इनिशियल जो स्टेज थी मेरी, जहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं आता था, उसमें उन्होंने एक कंपस की तरह एक्ट किया, जिसमें उन्होंने मुझे सही डायरेक्शन दिखाया। इसके अलावा मेरे जितने फ्रेंड्स थे जिन्होंने प्रिपरेशन में मुझे सपोर्ट किया, और वो सारे लोग जिन्होंने मेरे लिए विश किया कि मैं ये सक्सेस हासिल कर पाऊँ, उन सबका इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। अच्छा, ये कि बड़ी अच्छी बात आ गई। तैयारी के दरमियान ये फ्रेंड्स का क्या रोल होता है? जो आपके साथ तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, कुछ बचपन के फ्रेंड्स होते हैं, कुछ नाते रिश्तेदार होते हैं, उनका क्या, उनसे किन से बचना चाहिए और किन को अपनाना चाहिए, ये ज़रा एक इम्पोर्टेंट बात है। आई थिंक आपको अपने रिलेशंस में एक सीफ की तरह एक्ट करना चाहिए, जिसमें आपको वो रिलेशंस छांटने हैं जो आपको पॉजिटिव बनाते हैं या आपको जो प्रमोट करते हैं। तो कई सारे आपके दोस्त होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही दोस्त होते हैं जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं या वेल विशर्स होते हैं। तो वो आपको प्रिपरेशन के दौरान पता चल जाएगा। कोई भी इंसान जो आपसे कुछ भी नेगेटिव कहता है, आप उससे कांटेक्ट ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि उसको भी पता होता है कि प्रिपरेशन में आप इतने लोगों से बात नहीं कर सकते। और जो आपके ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, उनको भी अगर आप नहीं बात कर पा रहे हो तो एट दी एंड उनको ये समझ में आ जाता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन का जो प्राइस हम पे कर रहे हैं वो शायद यही है कि हम अपना टाइम अपनी से पढ़ाई को दे सकें। आप
सर्विस ज्वाइन करने जा रही हैं, आपको भावी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पूरे संकल्प परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये थी ऐश्वर्या दुबे, जो अब अपनी सर्विस ज्वाइन करने के लिए यानी कर्म क्षेत्र में सीधे सीधे उतरने जा रहे हैं। हम सब की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।